दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी कुछ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है। जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। और हम लोगों ने चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी जान ली हैं, जैसे कि सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब प्लस प्लस के चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन प्लस माइनस के चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। यह बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन आज आप लोगों के सामने एक सवाल है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वह इकट्ठे एक साथ कैसे रह पाते हैं? वह न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं? उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन का फोर्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह क्या चीज़ है जो उनको न्यूक्लियस के अंदर बांध कर रखती है? क्योंकि सारे प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन का फोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि यह सारे सिमिलर चार्जेस हैं। लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है जो इन सबको बांध कर रखता है? इस सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में से बिल्कुल भी मिस मत करना। अब हमने नेचर में एक बहुत अजीब चीज़ ऑब्जर्व की, वह यह थी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ मास होता है। मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास m है। अगर हम हीलियम के एटम को लें तो उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास m है तो हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? 4m, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और हर एक पार्टिकल का मास हमने m अज्यूम किया है। तो हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? 4m। लेकिन ज़रा रुकिए, उसका मास 4m नहीं होता, उसका मास 4m से थोड़ा कम होता है। ऐसा सभी एटम के केसेस में होता है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सारे एलिमेंट में ऐसा ही होता है। सबके मास में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है। जो मास हम अलग अलग पार्टिकल को लेकर अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में उसका मास हमारे अज्यूम किए हुए मास से थोड़ा कम आता है और इस चीज़ को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप कोई नए शहर में पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लिए किराए से एक घर ढूंढना होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको वह घर भी मिल गया, लेकिन उसका किराया है 1500 रुपये, पर आप सिर्फ 1000 रुपये ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका एक और दोस्त आया, उसने भी वह घर को देखा, उसको भी 1500 रुपये देने होंगे, लेकिन वह भी केवल 1000 रुपये ही अफोर्ड कर सकता है। अब आप दोनों ही परेशान हो, तो आप दोनों ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला और कहा कि क्यों ना हम इस एक कमरे की घर के बजाय कोई 2 कमरे का घर ढूंढ लें और जो भी उसका किराया होगा, जो भी उसका रेंट होगा, हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। आप लोगों ने घर ढूंढा और उसकी रेंट क्या है? 2000 रुपये। तो अब आप दोनों ने कहा कि ठीक है, हम लोग 1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप दोनों बड़े ही आराम से उस 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन आपका तीसरा दोस्त आया है, तो आपने उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। तो अब आप लोगों ने एक नया कमरा ढूंढा 3 कमरे का, जिसका रेंट 3000 रुपये है। और अब आप तीनों ही उस घर में बड़े ही आराम से रह रहे हो। जनरली रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप लोग अलग अलग रहते तो आप तीनों को घर की कॉस्ट कितनी पड़ती? 1500 रुपये, यानी कि टोटल 4500 रुपये। लेकिन जब आप संग में रह रहे हैं तो आप तीनों को घर की कॉस्ट कम देनी पड़ रही है। लेकिन फिर एक दिन किसी रीज़न के चलते आप तीनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। अब आप तीनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम सब अलग अलग रहेंगे। तो अब आप मकान मालिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अब और संग में नहीं रह सकते, हमको अपने लिए एक अलग अलग कमरा चाहिए, हम यह घर खाली कर रहे हैं। तो फिर मकान मालिक बोलता है कि ठीक है, आप यह घर खाली कर लीजिए, लेकिन अगर आपको अलग अलग रहना है तो आपको 1500 रुपये किराया देना पड़ेगा। लेकिन फिर तभी आपको ध्यान आता है कि हम लोग 1500 तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ 1000 रुपये ही दे सकते हैं। तो फिर तीनों वापस उसी घर में लौट जाते हैं, यानी कि उनको ना चाहते हुए भी एक साथ रहना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी वह रह रहे हैं एक संग।
सब चाहते हैं कि मैं अलग अलग हो जाऊं, लेकिन आखिर कौन है जो उन्हें घर ना छोड़ने पर मजबूर कर रहा है? तो इसका जवाब है 500 रुपये। तीनों लोगों के पास 500 रुपये की कमी है, इसलिए वह घर नहीं छोड़ पा रहे। अगर सबको कहीं से 500 रुपये मिल जाएं तो सब अभी घर छोड़ देंगे। यानी कि 500 रुपये ही है जो उन्हें घर में बांध कर रख रहा है। यानी कि 500 रुपये क्या हुई? उनको उस घर में रोकने की ताकत। यानी कि 500 रुपये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन यह एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी क्यों? क्योंकि यह उन सबको घर ना छोड़ने पर मजबूर कर रही है। लेकिन अगर उन सबको कहीं से यह एनर्जी मिल जाए तो सब अभी घर छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम जरा एटम के केस में वापस आते हैं। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और सारे प्रोटॉन्स के बीच में आपस में बहुत तगड़ी वाली लड़ाई चल रही है। सबके बीच में रिपल्सन का फोर्स है, लेकिन फिर भी सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन का फोर्स भी है और फिर भी वह उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैद है, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वह न्यूक्लियस को तोड़ पाए। उनको न्यूक्लियस के अंदर कौन बांध कर रख रहा है? तो इसका जवाब है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन को बाहर आना है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी उनको रोक रही है। यह बिल्कुल वैसा ही केस है कि सब तीनों दोस्तों को घर छोड़ना है, लेकिन 500 रुपये रोक रहा है कि वह घर ना छोड़ पाए। ऐसे ही सारे प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस को तोड़ना है, बाहर आना है, लेकिन उनके पास बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी उनको रोक रही है कि वह न्यूक्लियस के अंदर ही रहे। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर कहीं से उनको ये एनर्जी मिल गई तो फिर प्रोटॉन हंसते हंसते बाहर आएंगे। और यह होता भी है। न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिज़न में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल खुद ब खुद अपने आप ही बाहर आने लगे तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, शेयरिंग होती है। लेकिन न्यूक्लियस में होने वाली रिएक्शन काफ़ी खतरनाक होती है। उनसे कितनी तबाही हो सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूज़न, रेडियो एक्टिविटी, यह सब कितनी खतरनाक होती हैं। लेकिन यह रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को कहीं से बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण उनके अंदर के मटेरियल तोड़कर बाहर आने लगते हैं और रिएक्शन करने लगते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।